नमस्कार दोस्तों। आज अपने इस प्रोग्राम एक मुलाकात में आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। मुलाकात करके वाकई आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले खेल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था और आज खेल पूरे विश्व में छाया हुआ है और उससे जुड़े एक शख्सियत से आपकी पहचान करा रहे हैं, मुलाकात करा रहे हैं। और इनका नाम है डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल। बहुत अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स में ये अपने आप को जिस तरीके से डुबो कर रखे और आज तक जितनी भी इनकी उपलब्धि हुई है वो काबिल तारीफ है। 16 साल इन्होंने इंडियन हॉकी टीम में बतौर प्लेयर अपनी सहभागिता निभाई। उसके अलावा 3 स्पोर्ट्स फेडरेशन उसके आज के डेट में ये प्रेसिडेंट हैं। प्रो कबड्डी, जिसको आज की डेट में क्रिकेट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट गेम माना जाता है हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से। और उस प्रो कबड्डी को शुरू करने वाले, कह सकते हैं उसकी नींव रखने वाले ये शख्स हैं। आज की डेट में 12 टीम है इंडिया में और हरियाणा की जो टीम है प्रो कबड्डी की, उसके ये ऑनर भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में जुड़ी हुई। एक बहुत अच्छी उपलब्धि भी है कि एक अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स पीस मैनेजमेंट अवार्ड, इस तरह से करके। और ये आज के डेट में ये सिर्फ 4 लोगों को पूरे विश्व में मिला है। एक मदर टेरेसा को, दूसरे बराक ओबामा को, तीसरे माराडोना को और चौथे डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल को। और ये कहते हुए हम लोगों को इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज की डेट में डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल श्री जेजेटी विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर हैं। प्रो वाइस चांसलर के रूप में ये जुड़कर बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनकी अपने प्लानिंग है, उसके लेकर ये यहाँ पे जुड़े हैं। और इसके पहले चूँकि 30 साल का वक्त जीवन का स्पोर्ट्स में ही गुजरा और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कही जाती है, उसके बारे में बताएंगे। वहाँ पे ये बतौर स्पोर्ट्स डायरेक्टर वहाँ की सारी चीज़ों को, स्पोर्ट्स को देखते थे और बहुत ऊंचाई पर ले गए। और इसके पहले जैसे हमने कहा कि हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज ये हमारे यहाँ श्री जेजेटी विश्वविद्यालय में बतौर प्रो वीसी जुड़े हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें इस श्री जेजेटी विश्वविद्यालय को भी स्पोर्ट्स को लेकर अब है, चूँकि इनकी इतनी अच्छी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारी विशेष चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज एक और बड़ी उपलब्धि हुई है जिसके बारे में हम बात करने बैठे हैं इनसे, कि वो विश्व स्पोर्ट्स एक गेम होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो ओलंपिक के बाद उसको माना जाता है कि बहुत बड़ा गेम है, जो वर्ल्ड लेवल पे सारे यूनिवर्सिटी का गेम होता है ये। और इस बार चाइना में हो रहा है और चाइना में होने वाले इस बार के गेम के लिए भारत को प्रतिनिधित्व देने के लिए इनका चयन हुआ है। ये हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और ख़ासकर विश्वविद्यालय के लिए, श्री जेजेटी विश्वविद्यालय के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर विनोद टिबरेवाला जो चेयरपर्सन है, बहुत ही इस पर खुशी जाहिर किए हैं। आज ऐसे शख्स को हम आपसे रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ढुल हमारे इस स्टूडियो में, रेडियो जेजेटी के स्टूडियो में और श्री जेजेटी विश्वविद्यालय में। और आपसे जानना चाहेंगे, विशेष चर्चा तो आपसे बहुत सारी करेंगे, अभी जिस चीज़ में आपका चयन हुआ उसके बारे में हमारे दर्शकों और श्रोता को बताइए। सबसे पहले मैं जिस स्थान पर जेजेटी परिवार विश्वविद्यालय की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका, देश की तिरंगे को विश्व के उस पटल पर फहराने का एक मौका जो बतौर तकनीकी अधिकारी दिया है, उसके लिए मैं भारत सरकार का, खेल मंत्रालय का, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बोर्ड्स का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि ये मौका मुझे तीसरी बार दिया गया। अच्छा, तीसरी बार मिला है। सबसे पहले ताइपे के अंदर मैंने देश के लीडरशिप को, नेतृत्व को ज्वाइन किया जी। उसके बाद दूसरे जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स काबिल किए गए तो नेपोलिस इटली के अंदर किए गए, वहाँ मैं बतौर नेतृत्व हिंदुस्तान की टीम का किया। और अब की बार एक सुधरे रूप के अंदर उसी अनुभव को लेते हुए भारत सरकार ने और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बोर्ड ने एक विश्वास के साथ में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स अभी 28
जुलाई से और 8 अगस्त के मध्य चाइना के जिचुंग शहर के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। जी, जी। उसके अंदर एक बतौर तकनीकी अधिकारी का मौका मुझे दिया। तो खुशी इस बात की है कि एक खिलाड़ी एक अधिकारी के रूप में देश की उस सेवा का मौका अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए वो मंच विश्व स्तर पर मिले। और इस उम्मीद के साथ हम जब चाइना पहुंचेंगे तो हमारा दल जो 350 खिलाड़ियों का एक दल है, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ तकनीकी अधिकारी के रूप में वहाँ निभाऊँ। जब हम वापस देश में लौट करके आए तो निश्चित रूप से मैं कह पाऊँ कि हमारे खिलाड़ियों के हाथ में वो मेडल हो, वो चमक हो, जिसके लिए तिरंगा जाना जाता है। अच्छा, 350 खिलाड़ी इस बार आ रहे 350 हैं पूरे खिलाड़ी भारतवर्ष से। विभिन्न प्रतिभा स्पर्धाओं के अंदर पूरे भारत से इंटरेस्टी और के बाद में ऑल इंडिया इंटरेस्टी, देन उसके बाद एक चयन प्रशिक्षण शिविर और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न स्पर्धाओं से 300 सर्वश्रेष्ठ 50 खिलाड़ियों को वहाँ पे चाइना के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री गेम्स के अंदर प्रतिनिधित्व करने का मौका भारत का मिलेगा। इससे पूर्व इटली के अंदर भी हम 2 मेडल लेकर के वापस आए थे, जिसमें एक भारत बेहतरीन के लिए। रिकॉर्ड था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक के बाद वर्ल्ड लेवल के ऊपर वर्ल्ड हिस्ट्री गेम्स यूथ का सबसे बड़ा कंपटीशन है। अच्छा, और वहाँ पे जितनी भी स्पर्धाएं हैं, मतलब क्योंकि एज ओलंपिक ग्रुप के है। बाद जैसा हमको पता चला कि या। ओलंपिक के बाद इसको सबसे बड़ा गेम माना जाता ये है। अरुण जी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स जो आयोजित किए जाते हैं उसमें एक एज लिमिटेशंस है। यहाँ पे 27 साल तक का युवा खिलाड़ी इसमें भाग ले सकता है। जी। तो आप ये मान के चलें कि ये जो मंच है ये युवाओं के लिए मंच है। और वहाँ जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो लगभग 17 साल के बाद में जब बच्चा इंटरेस्ट या कॉलेज में एंट्री करता है और देन उसको ब्लॉक 27 साल तक कर दिया जाता है। इसके मध्य की आयु वर्ग का बच्चा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में भाग लेता है। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए अपनी खुली चुनौती होती है और यही एक उम्र है जहाँ वो रंगमंच को एक अपना जीवन का हिस्सा बनाते हैं और पूरी संपूर्ण ताकत के साथ में अपना वो परिणाम देते हैं। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम अपने आप में युवाओं के इस मंच के लिए जानी जाती है। तो निश्चित इस बार ये कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं? लगभग सभी कंट्रीज से सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी चुन करके वो देश का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान से अब सभी यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी इंडिया का दल बन करके वहाँ जा रहे हैं। लगभग वहाँ पे अगर आप विदेश की बात करेंगे तो 170 के करीब देशों के खिलाड़ी वहाँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स में भाग लेंगे। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में महाकुंभ है चाइना के अंदर। ये कोविड के दौरान बीच में इसको आयोजित किया जाना था। 2 साल इसको लेट हुआ। अब की बार 2023 के अंदर अब दोबारा मौका मिला क्योंकि लोग सेहत के प्रति अवेयर हुए और एक महामारी ने लोगों को बड़ी भयानक डरावनी चीज से गुजार दिया था। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक अच्छी शुरुआत है चाइना के द्वारा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की डेट में चूंकि इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी नहीं जानते हैं? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि देश के साथ में जो प्रचार प्रसार के साधन है कहीं न कहीं उनके लेवल पे अवेयरनेस की एक कमी है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स ओलंपिक को लोग जानते हैं, एशियन गेम्स को जानते हैं। लेकिन जो इस कड़ी में काम करते हैं निश्चित रूप से वो विद्यार्थी तो जानते हैं, वो खिलाड़ी भी जानते हैं। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में अगर आप बात करेंगे तो ओलंपिक का कंपटीशन इससे कहीं फीका हो सकता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का कंपटीशन बहुत ही जोरदार होता है। और एशियन गेम्स और सेफ गेम और दूसरे आप गेम्स की अगर आप बात करें तो बहुत छोटा स्तर वहाँ पे कंपटीशन होता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात आपकी सही है कि बहुत से लोग इसके रिजल्ट से इसके नाम से अनभिज्ञ हैं। लेकिन क्योंकि ये पिछले 5 दशक से लगातार ये चौथी बार मैं इस दल के साथ हूँ और 4 बार के वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स का अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी भागीदारी इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स के अंदर रहती है। अच्छा। तो अपने आप में ये मंच युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मंच है और प्रचार प्रसार के साधनों ने अब इस मंच को बहुत ही हाईलाइट्स किया है। और चूंकि रिजल्ट्स जब आपके आते हैं, जब आप मेडल आप वापस लेकर के आते हैं तो लोग उस बात को देखते हैं कि किस कंट्री का स्टेटस ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए कहाँ पे है। ये निश्चित रूप से प्रचार प्रसार के साधनों के माध्यम से संभव हो सकता है। अच्छा, नए जो खिलाड़ी हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करने के लिए आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि स्टेट स्तर पे लोग खेलते हैं, यूनिवर्सिटी के अपने स्तर पे खेलते हैं, जोन वाइज खेलते हैं, नए जो वैसे खिलाड़ी हैं जो अभी हम बताएं कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और वैसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ बेहतरीन, वो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद बैठे हैं, उनको इसमें सहभागिता अच्छे तरीके से मिल सके उसके लिए आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है एक अधिकारी के रूप में, खिलाड़ी के रूप में बात अपने समाज को, अपने आने वाले जनरेशन को बताने के लिए। ग्रास रूट पे जितनी सुविधाएं देश के खिलाड़ियों को चाहिए सरकार अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, उनकी प्लानिंग है, स्पोर्ट्स पॉलिसी आती है, लेकिन उसका जो फायदा ग्रास रूट पे खिलाड़ी को होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सुविधाओं की जरूरत जो
खिलाड़ी को तराशने के लिए उसके मैदानी स्तर के ऊपर माँ बाप की एक आर्थिक स्थिति को समझते हुए और उस खिलाड़ी को देश के तिरंगे तक पहुंचाने की उस सफ़र में, उस जर्नी में, वहाँ तक का जो एक सफ़र है, उसको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, उसकी हमारे देश में अभी कमी है। इस समझ की कमी है, कह इस सकते समझ की भी कमी है और उन सुविधाओं की भी कमी है, क्योंकि हमारे बहुत दूर दराज के गांव, विलेज कल्चर, जहाँ पे अभी तक वो सुविधाएं नहीं है। जहाँ तक अगर आप टैलेंट की बात करेंगे तो हिंदुस्तान टैलेंट का मोहताज नहीं है। जब यहाँ के किसी भी व्यक्ति को कोई भी रंगमंच मिलता है, कोई भी मंच मिलता है, तो निश्चित रूप से वो अपने टैलेंट के माध्यम से अपना परिचय एक रिजल्ट के साथ देता है। तो ज़रूरत है यहाँ पे एक टैलेंट सर्च करने की। प्रतिभा खोज के अंदर हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। मैंने भी पीछे सरकार से 3 बार अनुरोध भी किया। मेरी हरियाणा सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को निश्चित रूप से आने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ की जो ओपनिंग है उनके अंदर एक कोर्स के रूप में, एक प्रशिक्षण शिविर के रूप में इसको लिया जाएगा। मेरा स्पष्टता के रूप में ये कहना है कि जब देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इवन जोन वाइज आप स्थापित कर सकते हैं, उत्तर क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, देश के जो 5-4 अलग अलग क्षेत्र भाग हैं, वहाँ हम एक प्रतिभा खोज के अंदर स्टार्ट करें। ग्रास रूट पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किस खिलाड़ी का इंटरेस्ट और किस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट पर्टिकुलर किस गेम्स का है, और उसी के माध्यम से उनको हम ट्रेनिंग दें। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे विभिन्न कल्चर हैं, विभिन्न वातावरण से, फूड अलग अलग है, तो उसका बेहतरीन फायदा यहाँ के खिलाड़ियों को मिल सकता है। और हम आइडेंटिफाई करके उस प्रतिभा को उसी क्षेत्र में तराशें तो निश्चित रूप से देश के तिरंगे के पास में मेडल्स की कोई कमी नहीं रहेगी। जाहिर है, चूंकि आपका सफ़र जो रहा है 30 साल, एक तो स्पोर्ट्स इस फील्ड में रहा है, दूसरे स्पोर्ट्स डायरेक्टर के तौर पे आप कौन सी महर्षि दानवेंद्र विश्वविद्यालय रोहतक, हाँ, उसमें रोहतक में आप रहे हैं और उसका भी अच्छा नाम हुआ है। इस फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट हुए हैं और आपको भी जानकारी ये तो होगी ही, चूँकि आप श्री जेजेटी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, कि यहाँ के खिलाड़ी बहुत सारे मेडल लेकर नेशनल लेवल पे तो आए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो अपना पार्टिसिपेट किए हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है। आपके आने के बाद से बहुत सारी उम्मीदें और हम लोग करते हैं कि इन सारे मेडल्स में और बढ़ोतरी होगी, और आप जिस दृष्टिकोण से इसको लेके चले हैं कि इसको भी इंडिया का एक बेस्ट यूनिवर्सिटी हम लोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस विषय पर तो हम चर्चा करेंगे। अभी इसके बारे में थोड़ी सी और हमको जानकारी ये बताएं आम दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, कि ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, इसके लिए पहलू क्या क्या होते हैं, कैसे इसकी सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस क्या है इसका? मैं आपको बताऊं कि जब प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के और द्वितीय और तीसरे विश्व युद्ध तक जब पूरे राष्ट्र एक दूसरे की बदले की भावना से मानव जाति एक नष्टता की तरफ थी, तो एक आविष्कार हुआ, डी कॉपर्टिन जी ने एक ओलंपिक का आविष्कार किया। और उनकी सोच थी कि वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्र हैं उनको एक ऐसा मौका दिया जाए जहाँ उनकी सही रूप में एनर्जी चैनलाइज करने का एक मौका हो, आपसी मैत्रीपूर्ण संभावना पैदा हो, आपसी प्यार प्रेम सहयोग का एक वातावरण हो। ये खेलों का आविष्कार वहाँ से स्टार्ट हुआ कि इसमें एक मात्र स्पर्धा ना हो, एक आपस प्रतिस्पर्धा ना हो, ये आपसी प्यार प्रेम सहयोग के रूप में वो राष्ट्र जो एक दूसरे के प्रति युद्ध और इनके कार्य में लगे रहते थे, वो खेलों के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर पाए। ये आप 1923 की बात कर रहे हैं? जी, जिस टाइम पे या उस टाइम पे जब डी कॉपर्टिन के दिमाग में चीज आई तो उन्होंने ओलंपिक का आविष्कार किया। और पहले ओलंपिक का अगर आप जिक्र करेंगे तो प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान ओलंपिक का जो सफर रहा है वो बिल्कुल मॉडर्न प्राचीन को मिला करके बहुत ही डिफरेंट होगा। मकसद वहाँ पे सभी आपसी प्यार प्रेम सहयोग और मैत्रीपूर्ण सद्भावना को तैयार करना था, लेकिन आज पूरा खेल प्रतिस्पर्धा और मेडल तालिका के ऊपर आगे खड़ा होगा। ऑल ओवर डेवलपमेंट जो चाहिए थी कि किसी भी राष्ट्र की, मैं आपको एक नई बात बताना चाहूंगा कि कोई भी विश्व का देश है वो अगर खेलों में सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, तो निश्चित रूप से वो ऑल ओवर डेवलपमेंट में भी देश का नंबर 1 देश होता है। आप अगर यूएस की बात करें, आप अगर चाइना की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, आप जापान की बात करें, तो वो जब भी कोई खेल होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स हो, चाहे ओलंपिक का सफर हो, चाहे निश्चित रूप से सार्क एशियन गेम्स हो, तो मेडल तालिका में वो कंट्री सबसे ऊपर रहते हैं जिनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट नंबर 1 पे रहती है। तो हिंदुस्तान से एक कंट्री के अंदर हमारी संस्कृति है, हमारी अपनी एक अलग कल्चर है, ये बड़ा देश है, इसमें विभिन्नताओं के बीच में भी एकता रहती है, धार्मिक विभिन्नताएं भी यहाँ पे है। तो निश्चित रूप से आप मान के चले कि ऐसे कंट्रीज के अंदर किसी भी खेल को विकसित करना सरकार के लिए भी, आम जनता के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। उसके बावजूद भी मैं जिस विश्वविद्यालय से मेरी एक बहुत लंबी जर्नी रही, महर्षि दानवेंद्र विश्वविद्यालय रोहतक, जो हरियाणा के एक रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एस्टेब्लिश है, और इसी की भूष पावन भूमि से देश के खिलाड़ियों को एक मौका मिला। और मैं आपको रिजल्ट्स के रूप में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय रोहतक ने लगातार ऑल इंडिया इंटर स्ट्रीम में देश का पहला विश्वविद्यालय खेलों के अंदर अपने आप को स्थापित किया, और ओलंपिक में हिंदुस्तान ने अब तक के जो 12 मेडल लिए
अगर आप हॉकी की बात को छोड़ दीजिए तो बाकी इंडिविजुअल मेडल की अगर आप बात करेंगे तो पहले 8 विद्यार्थी जो ओलंपिक में मेडल लिए वो विश्वविद्यालय रोहतक में सिद्धांत के हैं, जहाँ से मैं अच्छा। संबंध रखता हूँ, जिनमें से मुख्य रूप से आप योगेश दत्त की आप चर्चा करें, आप साक्षी जी की आप चर्चा करें, आप विजेंद्र कुमार की आप चर्चा करें, या इसी टाइम पे सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया की अगर बात करें, ये सभी बच्चे उस ऋषि की भूमि से पहाड़ से निकले। मैं बात इसलिए बताना चाहता कि जिस जमीन पे आज मैं हूँ और यहाँ पे माननीय आदरणीय चांसलर साहब माननीय श्री डॉक्टर विनोद जी ने जो कुलपति के रूप में यहाँ की एक जिम्मेदारी मुझे इस विश्वविद्यालय को दी है, तो उनकी सोच और उनका विजन भी उसी पृष्ठभूमि से रहा है जिस भूमि से मैं रह जाता हूँ। तो एक विजन के साथ में मैं चाहता हूँ कि जो ये विश्वविद्यालय भी उसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में बसा हुआ है और इसका भी कोई बहुत लंबा चौड़ा टच किसी शहर के साथ नहीं है, तो वो यहाँ से अपने व्यापार में बॉम्बे जैसे सिटी में जाकर के भी उनका अपना एक प्यार अपना दर्द उस क्षेत्र के साथ है और उन्होंने पूरी सोच के साथ में इस विश्वविद्यालय को एस्टेब्लिश किया और यहाँ के सराउंडिंग में 60-70 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो लोग शिक्षा से वंचित रहते थे, जिन लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और खेल के माध्यम से आजीविका कमाने का और जीवन को एस्टेब्लिश करने का मौका था, तो वो एक ये जीजेटी विश्वविद्यालय उनको देता है। मैं प्रथम रूप में आपके सामने रूबरू हूँ और मैं एक बात को निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ट्रस्टी जो इस विश्वविद्यालय के हैं और जो पदाधिकारी इस विश्वविद्यालय को दिशा निर्देश देते हैं और विशेष रूप से मैं डॉक्टर विनोद जी को ऐसा अवश्य इस रूप में इसलिए भी कहना चाहूँगा कि उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी इच्छा इस एरिया के दर्द के साथ है। तो जो इंसान शिक्षा खेल और समाज के सुधारों के रूप में कार्य करना चाहता है तो निश्चित रूप से उस विश्वविद्यालय का भविष्य बहुत ही उन्नत है। मैंने यहाँ 1 महीने के अंदर आने के बाद में ये विशेष रूप से महसूस भी किया कि ये बहुत ही एनर्जेटिक लोगों के बीच में जुड़ा विश्वविद्यालय है। संसाधन की किसी रूप में कोई कमी नहीं है। प्रचार प्रसार के माध्यम से कोई भी मेयर आप बैठे तो किसी की अप और किसी की डाउन की भावनाएं विश्वविद्यालय समाज और इसमें चलती है, जिसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। दिशा निर्देश आपका सही है, सच्ची आत्मा से आप काम करते हैं, समाज सेवा की भावना आपके साथ है तो विजन तक आप पहुंचते हैं। जिज्ञासा जुनून इंसान को उसकी कामयाबी तक ले जाता है। मैं नतमस्तक होकर इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जिज्ञासा जुनून ने इतने बड़े एस्टेब्लिश विश्वविद्यालय को माननीय विनोद जी ने दिया। हम सब की एक ड्यूटीज यहाँ बढ़ती है। आज मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम को प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिस विश्वविद्यालय से साथ जुड़ा हूँ उसके बावजूद मुझे तीसरी बार देश का ये मौका मिला और मैं अपनी तरफ से अक्सर मैं दूसरी बार ही लोगों को मौका नहीं मिला। ये मैं बड़े सौभाग्यशाली इंसानों के देश को तीसरी बार देश का तिरंगा विदेश की धरती पे फहराने का मौका आप जैसे सभी भाइयों की प्यार से मिलेगा और मैं बहुत खुश होकर के देश के तिरंगे तक वहाँ पहुंचूंगा। और आज मैं सबसे बड़ा जो वापसी रिटर्न में जब आपको दूंगा, सोसाइटी को एक रिटर्न की बारी है। एक खिलाड़ी चाहता है कि मैं कामयाब हुआ, रुपया पैसा कमा, शोहरत ली और उसको पद तक मिले। आज जिम्मेदारी है कि वो सभी चीज़ अच्छी लगती हैं। एक अनुभव के साथ में इंसान को रुपया पैसा शोहरत इंक्रीमेंट ये सभी अच्छी लगती हैं, पर सोसाइटी को आप रिटर्न में क्या दे सकते हैं? एक खिलाड़ी का, एक अच्छी औलाद का माँ बाप को रिटर्न में एक अच्छी सफलता के साथ गिफ्ट देना ही असली रूप रहता है। तो मैं अपने इस जेजेटी परिवार को एक सफलता के साथ एक बहुत ही बढ़िया माहौल में इसको एक एस्टेब्लिश विश्वविद्यालय में, देश के अग्रणी विश्वविद्यालय में शामिल कर पाऊँ। नेतृत्व को हमेशा चुनौती रहती है और मेरा एक तकिया कलाम है, मैं आपको बोल दूं कि तालियां और गालियां उसी को मिलती हैं जो कुछ करता है। जो कुछ करेगा ही नहीं तो निश्चित रूप से उन दोनों में से वरदान उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं यही कहूँ कि सपनों से और हौसले से उड़ान होती है। अगर आपके हौसले सही है तो आप उस उड़ान में वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो देश के वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स में जो 28 तारीख से होने जा रहे हैं, वहाँ एक अनुभव के साथ में मैं वहाँ पदार्पण करूँगा और तकनीकी अधिकारी के रूप में अपने उन खिलाड़ियों को जितना भी सहयोग, जितनी भी एसिस्टेंट सपोर्ट में वहाँ दे पाऊँ और देश के तिरंगे तक चाइना में हमें बता पाए कि हिंदुस्तानी सफ़र वास्तव में एक बहुत बड़ा सफ़र है और जेजेटी परिवार उसका एक हिस्सा बना वहाँ तक। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जेजेटी परिवार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी आज एक चैलेंज के साथ एक मुख्य रूप से भूमिका निभाने का मौका जो मुझे आप सभी प्यार प्रेम के माध्यम से दिया है, मैं सफल और सक्सेस होकर वापस लौटूं और अपने उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो पूरा दल वहाँ भाग लेगा उन सब के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और खास करके मेरे इस जेजेटी परिवार के उन सभी लोगों को इस बात के लिए कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत आभार कि आप जिस विश्वास, जिस श्रद्धे और जिस धन दौलत की शपथ के साथ में आप उम्मीद करते हैं हम उस मकसद में कामयाब हों। और मैं अपने इस परिवार के मुखिया माननीय चांसलर साहब विनोद जी का और उनके परिवार का इस बार के लिए आभार भी प्रकट करूँगा। मतलब वो परिवार सिर्फ वो नहीं, मैंने आपको ये चीज़ भी बता दें कि अभी चेयरपर्सन तो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को डॉक्टर विनोद टिब्बरवाला जी जो है एजुकेशन के साथ पौराणिक संस्कृति और अब मैंने पहले से भी खेल की बात बताया कि क्या क्या अवार्ड मिले हम लोग को, उसको भी साथ लेकर एक बैलेंस के साथ कॉम्बिनेशन उनका। और उसके अलावा ये सर्च हमेशा उनकी निगाह में रहती है कि कौन ऐसे बंदे हैं जिसको हम अपने विश्वविद्यालय के साथ जोड़ें
कि उनके जो सपने थे सारे लोगों को, यहाँ के लोगों को बहुत एक मजबूत रूप से उभारने के, ऊपर ले आने की अपने क्षेत्र के लोगों को। तो इस सपने के साथ जो वो चले हैं ना, और आज की डेट में हमारी डायरेक्टर जो है विश्वविद्यालय की डॉक्टर उमा विशाल टिबड़ेवाला, डॉक्टर विशाल टिबड़ेवाला, ये सारे लोग जो हैं ये बहुत उम्मीद कर रहे हैं। मतलब जब ये खबर वहाँ पहुँची थी कि श्री जेजेटी विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढोल, इनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार खेल मंत्रालय ने नॉमिनेट किया है, चुना है उनको, तो उनसे बात करने के क्रम में उनकी खुशी झलक रही थी हर लोगों की। और इसीलिए आने वाले दिनों में जितनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, सोच कर आए हैं इस विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत सारी उम्मीदें उनकी भी है, विश्वविद्यालय के सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं इन सारी चीज़ों से, कि आने वाले दिनों में हम लोग उस स्तर पर एक भारत में लेकर अपने विश्वविद्यालय को जाएंगे जो खेल के नाम में भी, खेल के स्तर पर भी एक ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके इस ट्रिप के लिए, हर लोगों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को, अच्छी अच्छी उपलब्धि को आप लेके लौटें, और इसके बाद आपसे और भी खेल पर बहुत सारी चर्चा हम लोग करने को अब सक्षम हो रहे हैं, कि कम से कम आपसे बात करके अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को हम खेल के उन पहलुओं पर बात कर सके जिससे वो अनजान हैं और इसलिए उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उनको एक मौका मिलेगा आपसे बात करके, आपकी बात सुनकर, देखकर, जानकर, कि वो लोग भी अपने मनोबल को ऊंचा करके इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत उम्मीद के साथ आपके इस प्रवास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जेजेटी परिवार की तरफ से। मैं अरुण जी अंत में जी एक छोटे से उदाहरण के साथ आपकी इस मुलाकात वार्ता को धन्यवाद के साथ अर्ज करूँ। लास्ट जब पहली बार ताइपे के अंदर हमारी एथलीट एक, जिसका नाम निश्चित रूप से आपकी वार्ता में लेना चाहूँगा, एक बेटी जो झारखंड, उत्तराखंड जैसे आदिवासी क्षेत्र से निकल करके, जिसका नाम दूती चंद है, वो जो पहली बार ताइपे में गई तो 100 मीटर की वो फराटे दौड़ के अंदर पहली हीट में वो वास आउट होगी। और वो बेटी मेरे साथ लगातार 3 या 4 दिन तक रही। तो मैंने उसके अंदर के सारे सिस्टम्स को देखा कि इसकी ये फेल क्यों हुई, मुख्य कारण क्या थे इसके, और उसको क्या संसाधन और क्या सुविधाएं चाहिए थी। जो देश की टॉप एथलीट थी और वो पहले ही हीट में बाहर होगी। निश्चित रूप से उसको दोबारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम में मौका मिला। और जब हम इटली गए, इटली के अंदर दूती चंद एक बार फिर वहाँ साथ थी। वो बहुत ही गरीब परिवार की एक ऐसी धावक जो हिंदुस्तान की आज सबसे बड़ी 100 मीटर्स की स्प्राटा दौड़ के अंदर है। उस बेटी ने वहाँ जब हिंदुस्तान का तिरंगा गोल्ड मेडल के साथ निभाया, तो मुझे लगा कि इस सफर के अंदर ऐसे विद्यार्थियों को तराशने की जरूरत है जो इस एरिया में, वेस्ट जोन जो जिसमें हमारा जेजेटी विश्वविद्यालय स्थापित है, इस जोन से देश को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्कर जो एरिया है, वो पर्टिकुलर ये शिक्षा का मंदिर जहाँ खोला गया है, ये निश्चित रूप से उसकी नींव बिल्कुल सही और सही दिशा में खोली गई। तो आज की इस मुलाकात के आपने मुझे मौका दिया, और मैं अपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से सभी खिलाड़ियों को, देशवासियों को और आप जैसे सभी परिवार के हिस्सों को इस बात का आभार प्रकट करते हुए कि मंच के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से आप उन सभी लोगों का ख्याल रखते हैं जो निश्चित रूप से देश के तिरंगे तक और देश की भावनाओं तक पहुंचाने का मौका मिलते हैं। और मुझे आपका बहुत बहुत आभार, और आगे मिलते हैं इस सफलता के साथ। जरूर, थैंक यू, धन्यवाद।